जो प्रोडक्ट था जो 48% पाया गया है DGI, और वो 48% था, जबकि होना इसको 0.10% था। जिस तरीके से इसमें क्वांटिटी ज़्यादा है, जो 0.1 की जगह 46 पॉइंट कुछ पाई गई है, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये QC डिपार्टमेंट के अंदर चेक नहीं होगा। चेक होती तो किसी भी स्थिति में दवा बाहर आ ही नहीं सकती थी। हम जब भी मेडिकल स्टोर जाते हैं तो कई बार जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उनके तो लोग जो अवेयर होते हैं थोड़ा बहुत मेडिकल क्षेत्र से, वो नाम लेकर बोलते हैं कि मुझे फलानी कंपनी की ये दवा चाहिए। लेकिन मेडिकल स्टोर वाले कई बार ऐसा होता है कि ये कंपनी की दवा नहीं है लेकिन फॉर्मूला सेम है, तो उस पर कितना यकीन करना चाहिए? क्या उस दवा को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? मैं ये कहूँगा, अगर दवा जो लिखी गई है, पहला प्रयास ये होना चाहिए कि आपके प्रिस्क्रिप्शन में जो दवा लिखी है वही दवा लेने का प्रयास करना चाहिए। ड्रग इंस्पेक्टर भी होते हैं, इन लोगों की जिम्मेदारी क्या होती है? लाइसेंस कौन देता है कि आप ये दवा बना लीजिए? इस प्रक्रिया को मैं समझना चाहता हूँ। तत्काल से कोई ड्रग इंस्पेक्टर जाके तुरंत से जो है किसी दवा की सैंपलिंग करना मुश्किल है, लेकिन अगर किसी की ऐसी कंप्लेंट अगर आती है तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि तुरंत ही जो है उस दवा की सैंपलिंग होनी चाहिए और उसको चेक करना चाहिए। तो वो सप्लाई के लिए जब मार्केट में दवा आ रही है तो ड्रग इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी है कि वो देखे, लेकिन ड्रग इंस्पेक्टर एक अकेला एक जिले में कितनी दवाओं को देखेगा? हजारों दवाएं हैं, तो क्या कोई ऐसा फॉर्मूला होता है जिसमें ये तय हो कि दवा जो वहां से आ रही है मेडिकल तक वो सही आए? देखिए, इस व्यवस्था के लिए तो कंपनी में ही गवर्नमेंट ने जो है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट बनाया है। ड्रग इंस्पेक्टर भी जो है वहाँ पे नियमित जाकर कंपनियों के अंदर चेक करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। दर्शकों, छिंदवाड़ा में 18 बच्चों की मौत हो गई और खबर ये सामने जब आई तो उसके बाद ये पता चला कि डॉक्टर ने खांसी की दवा लिखी और वो खांसी की दवा देने से बच्चों की किडनी फेल हो गई, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गए, जिसके चलते बच्चों की लगातार मौतें हो रही हैं। इसके बाद से लगातार आप, समाज के लोग, हम लोग सब डरे हुए हैं। हमारे अपने बच्चे अगर खांसी की बीमारी से पीड़ित होंगे, उन्हें दिक्कतें होंगी, तो हम क्या करेंगे? फिर दवा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, इसको लेकर केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। लेकिन कोई भी दवा, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जिस दवा से इन बच्चों की मौत हुई है वो तमिलनाडु में बनती थी, तमिलनाडु की उसकी कंपनी है, वहां से ये पूरी रिपोर्ट सामने आई है कि उस पर उसमें जो दवा थी उसमें सही जो फॉर्मूला था उसको नहीं अपनाया गया, जिसके चलते वो दवा जहर हो गई। तो कोई भी दवा, आखिर तमिलनाडु से चलकर एक दवा मध्य प्रदेश पहुंचती है और इतने सारे बच्चों की जान चली जाती है, तो आपके मन में सवाल होगा कि कोई भी दवा अगर आप मेडिकल स्टोर पर खरीदने जाते हैं तो वो किन किन रास्तों से होकर गुजरती है। कोई दवा अगर डॉक्टर लिखता है, क्योंकि दवा मार्केट में बहुत ज़्यादा है, अनगिनत दवाएं हैं, तो डॉक्टर जब भी कोई दवा को प्रिस्क्राइब करता है तो उसके पीछे की वजह क्या होती है और किस दवा को वो लिखते हैं, ये हम समझेंगे। हमारे साथ इस वक्त जितेंद्र धाकड़ जी जुड़ गए हैं। जितेंद्र धाकड़, आपको बता दें कि जिला अध्यक्ष हैं, भोपाल केमिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। जितेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका विस्तार न्यूज में। जितेंद्र जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जिस दवा के बारे में आप लगातार सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे कि कैसे 18 बच्चों की जान चली गई, ये दवा के बारे में आपको क्या पता है? सबसे पहले आप ये बताइए। नहीं, ये दवा जो है, ये दवा तो नॉर्मल है और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये फार्मूला ऐसा नहीं कि पहली बार जो है ये मार्केट में प्रिस्क्राइब हुआ है। नई दवाई है, दवाई पुरानी है। कितनी पुरानी? ये काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है, मतलब जब से, मतलब 5-6 साल माने इसको? नहीं, 5-6 साल नहीं, ये अपन फार्मूले की बात करें। हाँ। मतलब आम जनता दवा से मतलब ये बोतल जो कोल्ड ड्रिप सीसी है उससे बात करती है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि जो फार्मूला जो है इस दवा के अंदर जो फार्मूला है फिनाइलेफ्रिन वाला, उसकी बात करूँ आपसे करूँ तो ये काफ़ी लंबे समय पुराना फार्मूला है और इसको सभी डॉक्टर्स जो है प्रिस्क्राइब करते हैं, बच्चों के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये दवा नहीं है। हाँ, कंपनी नहीं हो सकती है और कंपनी जो दवा बनाई है तो कंपनी की जो है अपनी तरफ जो कंपनी की जो गलतियां हैं वो ज़रूर इसमें सामने आई, जिसके कारण से जो है बच्चों की जान गई है। और इसमें मैं उन परिवारों के प्रति भी संवेदना व्यक्त करना चाहूँगा आपके माध्यम से, जिनके बच्चे जो है दुखद निधन हुआ है। कहा यह जा रहा है कि जो प्रोडक्ट था जो 48% पाया गया है DGI, और वो 48% था, जबकि होना इसको 0.10% था। ये फॉर्मूला तय कौन करता है कि किसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? अब अगर ज्यादा बढ़ा दी गई है तो वो कहां पर लूप होल सामने आया है? देखिए, क्या होता है कि जो भी मेडिसिन के फार्मूले तय होते हैं, बनाए जाते हैं, ये सब फार्मेसी एक्ट के तहत रहते हैं। इसकी एक गाइडलाइन रहती है प्रॉपर, जिस गाइडलाइन के तहत ये फार्मूलों से मेडिसिन तैयार की जाती है। जो अपन DGI की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर कंपनी में, कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है उसमें गवर्नमेंट का भी अपना रहता है। हर जगह जो है QC डिपार्टमेंट होता है, क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल में क्या होता है, कोई भी दवा जब आपकी बनती है तो दवा बनने के बाद में जो भी लॉट आता है वो 100 बोतल का हो, 500, 1000, 10,000 बोतल का हो, तो उसमें से उस बैच की जो मेडिसिन है उसको ली जाती है
और क्वालिटी कंट्रोल में चेक की जाती है। क्वालिटी कंट्रोल के अंदर ये देखा जाता है कि जिस पैमाने के अंदर, जिस क्वांटिटी के अंदर जो दवाएं उसके अंदर होनी चाहिए थी, जो इंग्रेडिएंट उसके अंदर होने चाहिए थी, कलरिंग एजेंट है, फ्लेवरिंग एजेंट है, या अपने डीजी की बात करें, ये सारी चीज़ें जो है क्यूसी के अंदर चेक की जाती हैं, और जब उसके अंदर ये सारी चीज़ें मानक के आधार पर सही निकलती हैं, उसके बाद में इस दवा को जो है बाजार में लाया जाता है। तो क्या ये दवाएं चेक नहीं हुई होंगी? बिल्कुल, अगर मैं ये बोलना चाहूँगा कि जिस तरीके से इसमें क्वांटिटी ज़्यादा है, जो 0.1 की जगह 46 पॉइंट कुछ पाई गई है, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये क्यूसी डिपार्टमेंट के अंदर चेक नहीं, अगर चेक होती तो किसी भी स्थिति में ये दवा बाहर आ ही नहीं सकती थी। और इसमें ये भी बताना चाहूँगा कि इसमें मतलब कि कंपनी का जो है ये छोटी नहीं, ये बहुत बड़ी गलती है। ये बहुत बड़ी गलती निश्चित तौर पर, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है। लेकिन अब डॉक्टर ने दवा लिखी थी, लोगों को भरोसा डॉक्टर पर होता है, डॉक्टर ने दवा लिखी, तो मैं ये समझना चाह रहा हूं कि डॉक्टर जब भी कोई दवा लिखते हैं, क्या इसके पीछे रीज़न ये होता है कि जो उनकी क्लिनिक पर पहुंचने वाले एमआर होते हैं वो उनको प्रेशराइज करते हैं या उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, जो भी मोड हो, लेकिन वो ये कहते हैं कि आप ये दवा लिखें, उससे फिर बेनिफिट्स मिलेंगे, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, कहीं हो सकता है, कहीं थोड़ी बहुत इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, लेकिन एक जगह की चीज़ों को लेकर अपन सभी डॉक्टर का ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि वो एमआर के कहने पर या कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे इसके आधार पर दवाएं लिखते हों। ऐसा अपन सभी जगह नहीं हो सकता है कहीं कोई जगह ऐसा होता हो। मैं इस बात को आपको डिनाई भी नहीं करूँगा कि ऐसा असंभव है, लेकिन कुछ जगह ऐसा हो सकता है कि इन कारणों से भी होता हो। अब मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि कोई भी दवा मार्केट में आती है, उससे पहले उसको किन किन चीज़ों से होकर गुजरना पड़ता है? अगर मैं दवा कंपनी खोलना चाहूं या किसी पर्टिकुलर एक बीमारी से संबंधित दवा को लेकर अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश करता हूं, तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? देखिए, इसमें अगर आप कंपनी खोलना चाहते हैं या दवा लेना चाहते हैं, तो दोनों की अलग अलग चीज़ें हो गई। जैसे मैन्युफैक्चरिंग में आज की डेट में बहुत सारे रॉ मटेरियल भी आते हैं, उन रॉ मटेरियल के माध्यम से आप अपन रीपैकिंग का भी काम कर सकते हैं। और कंपनी के अंदर अब दवाइयाँ बनती है, जैसे मैंने बताया कि हर चीज़ का अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। आपका पैकेजिंग का हो गया, क्वालिटी कंट्रोल का हो गया, मार्केटिंग का हो गया, सारे डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं। इन डिपार्टमेंटों के अंदर जो है दवाई की पूरी तकनीक, उसकी पूरी जाँच की जाती है। जाँच करने के बाद बाहर निकलती है। कंपनी से दवा बनने के बाद में सबसे पहले जो है कंपनी का डिपो होता है, या तो डिपो में आती है, C&F पे आती है। C&F के बाद जो है दवा जो है वो जिस भी प्रदेश का C&F है, जैसे सपोज करो मध्य प्रदेश के C&F में अगर दवा आती है, फिर क्या होता है C&F? C&F मतलब कंपनी का एक स्टोरेज की जगह होती है, जहां से एक स्टेट में एक C&F बना जाता है। तो कंपनी, जैसे ये अपन इसी कंपनी की बात करें, ये कंपनी चेन्नई की है जी, चेन्नई तमिलनाडु की कंपनी है। तो अगर वहाँ से इसका पूरा माल अगर एमपी में आता तो एमपी में इसका एक डिपो या C&F होगा, वहाँ पे अपना ये पूरा माल भेजेंगे और उसके माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर जो इनके होलसेलर्स हैं, जो ऑथोराइज स्टॉकिस्ट हैं, उनके पास से C&F से उनके पास ये दवाई जाती है, और होलसेलर के माध्यम से जो है फिर रिटेलर के पास जाती है, और रिटेलर्स के पास से जो है पेशेंट के पास दवा जो जाती है। और इसमें जो क्या बोलते हैं अपना केमिस्ट है, केमिस्ट वही दवा जो है पेशेंट को देता है, जो कि डॉक्टर के माध्यम से जो है प्रिस्क्रिप्शन पे प्रिस्क्राइब की जाती है। नहीं, ये तो तरीका है, लेकिन मैं आपसे ये भी और समझना चाह रहा हूं कि अगर कोई दवा खांसी की बन रही है, तो उस खांसी की दवा में जितने भी उसमें मिलाई जाने वाली चीजें हैं जिससे वो दवा तैयार हो रही है, तो क्या वो एक कंपनी तय करती है कि उसमें क्या मिलेगा, या फिर बाहर से रॉ मटेरियल मंगाया जाता है अलग अलग से? एक चीज यहां से मंगाई जा रही है, एक दिल्ली से मंगाई जा रही है, एक महाराष्ट्र से मंगाई जा रही है, उसके बाद उसको क्लब किया जा रहा है, फिर उस दवा को बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, देखिए, रॉ मटेरियल आप जरूर अलग अलग जगह से बुलवा सकते हैं। भाई किसी को डाइक्लोफेनिक कहीं से आ रहा है, या फिनाइलेप्रिन कहीं से आ रहा है, या डेक्सामेथासोन कहीं से आ रहा है। रॉ मटेरियल जरूर आप अलग अलग जगह से बुला सकते हैं, लेकिन फार्मूला तो फिक्स है। भाई फार्मेसी एक्ट के तहत, गवर्नमेंट के तहत जिस भी दवा का जो फार्मूला बनाया गया है, वो फार्मूला तय है। अगर आपकी पैरास्टामोल सायरप है, तो अगर उसके अंदर ये तय है कि अगर बच्चे को 4 साल तक के बच्चे को 125 mg दी जाएगी, तो उसमें 125 mg मिलाई जाएगी। या उसके अंदर कोई फ्लेवरिंग एजेंट मिलाना, उसकी मात्रा तय है कि इसमें 2 ग्राम मिलेगा, 2 ही ग्राम मिलाया जाएगा। मतलब क्वांटिटी और उसका जो फार्मूला वो पहले से ही तय है, और जो फार्मूला तय है उसी के तहत जो है सारे मेडिसिन उसके अंदर मिलाई जाती हैं और दवा को तैयार किया जाता है। अच्छा धाकड़ जी, एक सवाल और है मेरा आपसे कि आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारी कंपनीज मार्केट में नई नई आ रही हैं, हर व्यक्ति अपनी खुद की कंपनी बनाना चाह रहा है, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन क्या इस तरह की स्थिति बनने पर कई सारी ऐसी वस्तुएं या ऐसी चीजें होती हैं जो अनदेखा किया जाता है, रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता है, कुछ साइड से कोई रास्ता निकाला जाता है ताकि प्रॉफिट हो और दवा भी हमारी बिके, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा कि मतलब
कंपनी सभी लोग बनाना चाहते हैं तो कंपनी बनाया, जैसा आपने बोला अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें अधिकारियों को सरकार को भी सतर्क रहना चाहिए कि जो कंपनी आ रही है वो पूरे नियमों का पालन करें। जैसे इस वाले केस में जैसे ही 2 बच्चों की डेथ हुई थी, अगर उसी समय जो है तुरंत अगर इसकी अगर जांच अगर हो जाती तो हो सकता है कि शायद और बच्चों की डेथ नहीं हो पाती। और इसमें जैसे मैंने बीच में अभी ये बात सुनने में आई कि मतलब कि डॉक्टर की गलती है या केमिस्ट की, मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगा कि डॉक्टर के पास तो पहले से पूरा फार्मूला रहता है, उसके हिसाब से वो जो है वो मेडिसिन जो है प्रिस्क्राइब करता है, और केमिस्ट के पास जो प्रिस्क्रिप्शन जाता है उसके हिसाब से मेडिसिन देता है। ये वाला जो मैटर है, इस वाले मैटर में पूरी गलती जो है कंपनी की है, कंपनी की तरफ से फॉल्ट हुआ है। और कंपनियों का जो ऐसा आपने बताया कि इसमें गवर्नमेंट को थोड़ी सी कड़ी तरीके से जो है इसमें निगरानी चाहिए, नियम बनाने चाहिए, ताकि इस प्रकार की गलती होनी नहीं चाहिए। लेकिन जितेंद्र जी, एक सवाल मेरा ये है कि हम ये लगातार देख रहे हैं इस पूरे मामले में कि फॉर्मूला गड़बड़ा गया। हम जब भी मेडिकल स्टोर जाते हैं तो कई बार जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उनके तो लोग जो अवेयर होते हैं थोड़ा बहुत मेडिकल क्षेत्र से, वो नाम लेकर बोलते हैं कि मुझे फलानी कंपनी की ये दवा चाहिए। लेकिन मेडिकल स्टोर वाले कई बार ऐसा होता है कि ये कंपनी की दवा नहीं है लेकिन फॉर्मूला सेम है। तो उस पर कितना यकीन करना चाहिए? क्या उस दवा को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? नहीं, उस फार्मूले की दवा भी खरीद सकते हैं, लेकिन जब से ये ऑनलाइन का जमाना आया है मैं कहूँ, और ऑनलाइन कंपनी आई है, तब से क्या हो रहा है कि ये भारी डिस्काउंट देने का लालच दिया जा रहा है। बीच में आपने देखा होगा कि सभी जगह जो है बहुत सारे डिस्काउंट के बोर्ड लगे हुए थे, हम लोगों ने इसकी आपत्ति भी लगाई और अभी गवर्नमेंट के माध्यम से जो है डिस्काउंट बोर्ड हटा दिए गए। होता क्या है कि आम इंसान जब आता है तो वो चीज़ें समझते नहीं है। लोग क्या करते हैं कि ऑनलाइन का दिखा के या दूसरी चीज़ दिखा के वो ये बोलते हैं कि नहीं, इस पे जो है डिस्काउंट जो है बाहर तो आपको 10% मिल रहा है, हम 30 दे देंगे, या इस वाली दवाई पे 10% देंगे, इस वाली दवाई पे हम आपको 40% दे देंगे। तो कहीं कहीं जो है आम जनता जो है उस लालच में आ जाती है। मैं ये कहूँगा, अगर दवा जो लिखी गई है, पहला प्रयास ये होना चाहिए कि आपकी प्रिस्क्रिप्शन में जो दवा लिखी है वही दवा लेने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप कोई कंपनी अगर चेंज भी कर रहे हैं तो अच्छी कंपनी के अच्छे ब्रांड से अपन दवा अच्छा, एक बात और, ये आपने बहुत सही सलाह दी है दर्शकों को कि सही दवा लें, जो लिखी है वो दवा लें कोशिश करके। लेकिन हम ये समझना चाह रहे हैं, चूंकि इतना बड़ा मामला सामने आ गया और कहा यह भी गया कि चेन्नई से दवा बनी, उसके बाद मध्य प्रदेश के 3 स्टॉकिस्ट के पास पहुंची, सरकार ने कहा कि ये सरकारी डिलीवरी नहीं थी। एक दवा कैसे लोगों तक पहुंचती है जैसे कंपनी से बनी, उसके बाद उसकी चेन क्या है, वो चेन को मैं समझना चाहता हूँ। देखिए, कंपनी से बनने के बाद जैसे मैंने अभी आपको बताया, सबसे पहले कंपनी से उसमें क्वालिटी कंट्रोल में चेक होने के बाद में कंपनी के डिपो या C&F पे आती है। डिपो C&F के बाद में कंपनी के हर प्रदेश में होलसेलर, ऑथराइज्ड होलसेलर होते हैं। तो उन होलसेलर्स के पास कंपनी की बिलिंग होती है, कंपनी के जो मार्केटिंग एजेंट होते हैं वो बिलिंग करवाते हैं, होलसेलर के पास माल आता है, होलसेलर के पास से जो है रिटेलर के पास माल आता है, रिटेलर के पास से पेशेंट आता है, पेशेंट के पास जाता है। अब मैं इसमें एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि जब भी माल इस पूरी प्रॉपर चेन के माध्यम से पेशेंट के पास पहुंचता है तो इसमें 99.9% ये बात रहती है कि वो माल नकली नहीं होता, वो दवा सही होती है। लेकिन जब भी चेन टूटती है, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि ऑनलाइन की बात करते हैं, ऑनलाइन में कहाँ तक सत्य हो सकता है, क्योंकि आप बताइए कि जैसे मान चलो अभी बीच में चला था कि पिज्जा वाले, बर्गर वाले ये भी डिलीवरी करेंगे। अब किसी दवाई का कोई टेम्परेचर मेंटेन करना है, आप बाइक से लेके चले, कहीं धूप में आपने गाड़ी खड़ी कर दी, आप वहां से पहुंचे तो उसका टेम्परेचर मेंटेन भी नहीं हुआ, और जो व्यक्ति दवाई लेके जा रहा है वो फार्मासिस्ट भी नहीं, क्वालिफाइड पर्सन भी नहीं है। आपने जो बात बहुत अच्छी कही है कि इस तरह की डिलीवरी सिस्टम को भी ठीक करने की जरूरत है जी। लेकिन इस पूरे सिस्टम में, चेन में सरकार का दखल कितना रहता है? देखिए, सरकार का, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो केमिस्ट है, होलसेलर, रिटेलर है, जो मैंने आपको चेन बताई, इस चेन की तो पूरी निगरानी गवर्नमेंट भी कर सकती है, अधिकारी भी करते हैं। लेकिन जो ऑनलाइन की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया पे कोई भी ऑनलाइन को छोड़ दीजिए, अभी जो व्यवस्था है हम उस पर एक बात करें तो जैसे फूड इंस्पेक्टर जैसे कहा जाता है कि वो खाने की जाके देखता है कि रेस्टोरेंट में खाना सही बन रहा है कि नहीं बन रहा, ऐसे ड्रग इंस्पेक्टर भी होते हैं। इन लोगों की जिम्मेदारी क्या होती है? लाइसेंस कौन देता है कि आप ये दवा बना लीजिए? इस प्रक्रिया को मैं समझना चाहता हूँ। देखिए, ड्रग की जो पूरी जवाबदारी होती है, हमारे मध्य प्रदेश में जो है ड्रग कंट्रोलर हैं, ठीक है, मौर्य जी। तो ड्रग कंट्रोलर के माध्यम से, और भोपाल जिले के अंदर जो है लगभग 6 से 7 ड्रग इंस्पेक्टर हैं, जिनके माध्यम से पूरे भोपाल शहर, पूरे शहर की जो है निगरानी की जाती है। समय समय पे सभी लोग जो है दुकानों का निरीक्षण भी करते हैं, दवाओं की सैंपलिंग भी करते हैं, चेक भी करते हैं। और जो हर ड्रग इंस्पेक्टर का अपना एरिया है जहाँ पे उस क्षेत्र का वो ड्रग लाइसेंस इशू करते हैं। जब ड्रग लाइसेंस वो इशू करते हैं तो सारे मानक भी चेक करते हैं, दुकानों का निरीक्षण भी करते हैं, और सारा कार्य, मतलब ड्रग इंस्पेक्टर की बड़ी भूमिका है। हाँ, ड्रग इंस्पेक्टर की इस पूरी प्रक्रिया में जो है ड्रग इंस्पेक्टर की बड़ी भूमिका, क्योंकि लास्ट लेवल पे जो वर्किंग उन्हीं की रहती है जी।
और जो यहां पर मामला सामने आया है तो यहां पर ड्रग इंस्पेक्टर की लापरवाही कहा जाएगा, कौन जिम्मेदार होगा? कंपनी तो ठीक है, कंपनी ने गलत दवा बना के भेज दी, लेकिन वो गलत दवा लोगों तक पहुंच गई, बच्चों की जान चली गई, इसके लिए भी तो चेन में कोई जिम्मेदार होगा। मैं तत्काल से ड्रग इंस्पेक्टर की लापरवाही नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जैसे ही एक दो बच्चों की जब मृत्यु हुई थी तो तुरंत ही उसकी सैंपलिंग करके अगर चेक कर लेते तो हो सकता है कि और बड़ा हादसा नहीं होता। लेकिन इमीडिएटली तो मैं ड्रग इंस्पेक्टर की गलती नहीं मानूंगा, लेकिन बाद में जो अपन कह सकते हैं कि तुरंत उसका चेक होना चाहिए, जो कि कुछ समय बाद आप ठीक कह रहे हैं। एक सवाल और मेरा है, उसके बाद फिर हम चर्चा को विराम करेंगे। सवाल मेरा ये है कि दवा मान लीजिएगा कि कंपनी ने बनाई, कंपनी ने मार्केट में सप्लाई के लिए भेज दी, तो वो सप्लाई के लिए जब मार्केट में दवा आ रही है तो ड्रग इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी है कि वो देखे, लेकिन ड्रग इंस्पेक्टर एक अकेला एक जिले में कितनी दवाओं को देखेगा? हजारों दवाएं हैं, तो क्या कोई ऐसा फॉर्मूला होता है जिसमें ये तय हो कि दवा जो वहां से आ रही है मेडिकल तक वो सही आए, उसमें कोई खराबी ना हो? क्योंकि इस तरह की घटना सही ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। देखिए, इस व्यवस्था के लिए तो कंपनी में ही गवर्नमेंट ने जो है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट बनाया है। क्वालिटी जो क्यूसी डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट बनाने का उद्देश्य ही है कि दवा पूरी तरीके से चेक होकर उसके जो मानक बनाए गए हैं उस पर पूरी तरीके से वो सही हो, उसके बाद ही जो है दवा बाहर पहुंचे। तो पहली बात तो एक कंपनी के अंदर ये डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के द्वारा बनाएगा और वहाँ भी चेक भी होती है, और ड्रग इंस्पेक्टर भी जो है वहाँ पे नियमित जाकर कंपनियों के अंदर चेक करते हैं। इसके बाद जो है जब कंपनी से जब दवा बाहर जाती है, बाजार में जाती है, रिटेल दुकान पे आती है, तो फिर उस पे जो है रैंडमली जो है ड्रग डिपार्टमेंट ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा जो है सैंपलिंग की जाती है, दवाओं को चेक करते हैं। इस केस में मैं ये कहना चाहूंगा कि हजारों लाखों कंपनियां हैं, तत्काल से कोई ड्रग इंस्पेक्टर जाके तुरंत से जो है किसी दवा की सैंपलिंग करना मुश्किल है। लेकिन अगर किसी की ऐसी कंप्लेंट अगर आती है तो मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि तुरंत ही जो है उस दवा की सैंपलिंग होनी चाहिए और उसको चेक करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र धाकड़ जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने दवा के जो स्ट्रक्चर है इसको हमें समझना था, जो आपने हमें समझाया, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार न्यूज में आने के लिए। तो जितेंद्र धाकड़ जी ने बताया कि दवा कैसे आप तक पहुंचती है, ड्रग इंस्पेक्टर की बड़ी भूमिका होती है, सरकार की बड़ी भूमिका होती है निगरानी की, जो चेन सप्लाई चेन बताई है उसकी बड़ी भूमिका होती है। फिर भी अगर कहीं पर कोई गड़बड़ी होती है तो उससे आपका देखिए कि क्या हश्र होता है।